जब ऐसी बातें होती हैं तो वन रैंक वन पेंशन पे चर्चा होना भी स्वाभाविक सी बात है ना। माननीय जज साहब लोगों को मिलती है। अगर माननीय जज साहब लोगों को मिलती है तो क्या आप लोग इस दायरे में नहीं आ सकते? और अगर सरकार वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आती है, मुझे लगता है कि इस समय देश में 3-4 पेंशन प्रणाली चल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुराने कर्मचारियों को मिल ही रही है, वन रैंक वन पेंशन चल रही है, एनपीएस चल रही है और यूपीएस चल रही है। इसके अलावा एक अटल पेंशन योजना जो 5वीं हो जाती है, यानी 5 नहीं, मानता और भी है, सीपीएफ वाला प्लान है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम भी है 1985, तो कई सारी योजनाएं हैं। लेकिन मैं फिलहाल 2 पेंशन प्रणालियों को और लेकर के समझना चाहता हूँ। पहली ये है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के क्या कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल पेंशन योजना को लेकर के क्या उसमें भी संशोधन करके सरकार ओपीएस वाला लाभ ला सकती है, या उसमें कुछ और भी चीजें को इंक्लूड किया जा सकता है? ऐसा मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इसको टेक्निकली समझाता हूँ। जो ओआरओपी का जो बेनिफिट मिला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को मिला है। ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का लाभ डिस्ट्रिक्ट जजेस को नहीं मिला है। अब समझिएगा, सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस है, तो वो जब जस्टिस बनेगा तो इसके पहले वो सरकारी सेवा में हो ये जरूरी नहीं। वो एक निजी प्रैक्टिस करने वाला, वकालत करने वाला वकील हो सकता है। तो जब वो निजी प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील होगा तो उसके पास ना एनपीएस होगा ना ओपीएस होगा। वो सीधे जब जज बनेगा तो सीधे पेंशन के दायरे में जाएगा। तो वहां पर ऐसी जगहों पर वन रैंक वन पेंशन का फार्मूला काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां एनपीएस तो था ही नहीं, नहीं था, ओपीएस भी नहीं था जिस सर्विस से वो आया, कि वो तो निजी क्षेत्र से आया ना। तो कर्मचारियों में कैडर इतने हैं, सैकड़ों कैडर हैं, 50 विभाग हैं, अलग अलग मतलब जो है लेवल की नौकरियां हैं। तो यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन काम नहीं करेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जिस लेवल से वो रिटायर होता है उस लेवल की मिनिमम पेंशन को फिक्स किया जा सकता है। इस पर समाधान मतलब निकाला जा सकता है कि सपोज दैट कोई लेवल 9 से रिटायर हो रहा है, तो लेवल 9 से रिटायर होने वाले कर्मचारी की मिनिमम पेंशन फिक्स हो सकती है। लेवल 18 से कोई रिटायर हो रहा है तो उसकी मिनिमम पेंशन फिक्स की जा सकती है। लेवल 1 से कोई रिटायर हो रहा है तो उसकी मिनिमम पेंशन फिक्स की जा सकती है। इस तरह से किया जा सकता है इस पर, लेकिन ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि करने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा जटिल जरूर है ये प्रक्रिया। जटिलताएं तो है, सरकार जटिलताओं के वो समाधान के लिहाज से भी तो काम करती है। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि जब सरल हो सकता है तो जटिल क्यों करो। जब चीजों का सरल समाधान निकाला जा सकता है तो उसको जबरिया जटिल क्यों बनाना। जब एनपीएस में ओपीएस दी जा सकती है, मान लो किसी आदमी ने 35 साल नौकरी की, अब उससे पूछ लो आपको एनपीएस पसंद है तो इसी से पेंशन दे दे, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सरकार वाला अंशदान सरकार को वापस कर दो ब्याज सहित, खत्म बात, ओपीएस ले लो। वो चाहे कल मर जाए रिटायरमेंट होने के बाद तो उसकी पत्नी को ओपीएस में 60% पेंशन रह जाएगी, नहीं मरेगा तो बढ़िया पेंशन चलेगी। मान लो दोनों ही मर गए साल भर के बाद तो ओपीएस में पेंशन बंद हो जाएगी। जिसको लगेगा कि नहीं मुझे एनपीएस बढ़िया लग रहा है, कॉर्पस लंबा है, बड़ा कॉर्पस है, तो मुझे ओपीएस नहीं एनपीएस में ही फायदा है, तो वो एनपीएस में बना रहेगा। कर्मचारी के ऊपर छोड़ दो ना, आप जबरिया किसी को ओपीएस भी क्यों दो और जबरिया किसी को एनपीएस भी क्यों दो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लंबे समय से चर्चा का विषय बनी थी है, और इस पर तमाम तरह की बातें की गई और तमाम तरह के वो किए गए। अभी हाल फिलहाल में एक आरटीआई की जरिए खुलासा भी हुआ कि लगभग 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों ने स्वीकार किया। लगभग 1700 कुछ कर्मचारी जो अभी नवागत आए हैं उन्होंने स्वीकार किया है। और जुम्मा जुम्मा अब फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 को ये लागू हो गई। साल भर पूरा होने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भविष्य आप कैसे देखते? देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेसिकली अगर कर्मचारी के नजरिए से देखो तो फ्लॉप होती है, फेल होती है। लेकिन सरकार ने तो घोषित किया नहीं कि ये फेल हो गई। अब सरकार का ने जो कमेटी बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनपीएस में एक विकल्प और बढ़ा दिया जाए, एक नया विकल्प डाला जाएगा। वो विकल्प वही होगा जो यूपीएस है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कर्मचारी चाहे तो यूपीएस वाला भी प्रावधान ले ले, एक तो विकल्प ये ऐड होगा। और फिर हम दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, हम वो उस विकल्प की बात कर रहे हैं
एक विकल्प ओपीएस बना हो जाता है। भले ही उसमें सर्विस लेंथ की कुछ क्राइटेरिया हो, लेकिन एक विकल्प उसमें ओपीएस का होना चाहिए। हम इस नजरिए से देखते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसको डेड एंड घोषित कर देगा, डेड घोषित कर देगी, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि पॉलिसी जब भी बनती है तो बड़ा छानबीन करके बनाई जाती है। उसमें अभी जो कमेटी बनी है उसमें भी मुझे लग रहा है कि सरकारी सेक्टर का शायद ही कोई आदमी होगा, जितने भी होंगे वो कारपोरेट के होंगे, बैंकिंग सेक्टर के लोग होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई सरकारी आदमी उसमें होगा। लेकिन जब बातचीत होगी, अगर बातचीत होती है, पब्लिक से वो सुझाव लेते हैं, तो हमें भरोसा है कि कुछ न कुछ बेहतर जरूर है। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे एनपीएस में संशोधन हुआ, यूपीएस में संशोधन हुआ, अभी हालिया वक्त में ही तो हुई है ना। ऐसा क्यों है कि आप लोग भी तो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये संवाद का गैप क्यों बनाया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए नहीं होता, जैसे वो संशोधन करते हैं सरकारी कर्मचारी भड़क उठते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं चाहती कि एक बार, आप जैसे लोग जो अनुभवी हैं, काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम किया हुआ है, आप लोगों को भी एक अवसर देते हैं, उस तरीके से काम हो जाए। पेंशन विभाग से कृषि विभाग से भी आप मिलते हैं। यही रोना है देश का कि सरकार का एक सिस्टम है, और सिस्टम ये है कि वो सबसे पहले ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से ही बात करती है। उसके बाद जो उसके मान्यता प्राप्त संगठन है डिपार्टमेंटल, उन्हीं से वो बनती है। डिपार्टमेंट का कोई मुद्दा होता है तो उस मान्यता प्राप्त संगठन से बात की जाती है। लेकिन हम लोग जैसे जितने बड़े बड़े जो फेडरेशन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इनको सरकार खुद तवज्जो नहीं देना चाहती। शायद इसलिए कि ये बड़े प्रेशर ग्रुप हैं, इस वजह से इन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, शायद इस वजह से, या ये डायरेक्ट उनके अंडर में नहीं आते, शायद इस वजह से। लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार अगर हम जैसे फेडरेशन के साथ अलग से अगर वार्ता करे तो इस मुद्दे पर समाधान जल्दी निकल आता। अब तक समाधान निकल चुका होगा। तो अभी जरूरत है, हम जिस सदी में जी रहे हैं उस सदी में इस बात की जरूरत है कि सरकार को इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस फेडरेशन के पास कौन सी स्ट्रेटजी है, उसके साथ बातचीत करें और समाधान निकालें।